नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक फिर से आपके साथ जुड़ चुका हूं द ग्राउंड से। द ग्राउंड में हम आपको रोज़ाना की खबरों से अपडेट कराते हैं। तो चलिए जान लेते हैं आज की मुख्य खबरें। सबसे पहले तो वो खबर जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कल शाम और आज सुबह के बीच में हमारे पास खबर आती है कि देश में बिजली गिरने से, आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों की मौत हो गई। इसका सबसे बड़ा प्रभाव उत्तर भारत में पड़ा। उत्तर भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड के कई इलाकों में आकाशीय बिजली और बादल फटने से कई सारे लोगों की मौत हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा मौतों की खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान के जयपुर में आमेर के किले के पास के इलाके से एक साथ 16 लोगों की मौत हो गई। धौलपुर में भी 3 बच्चों की मौत की खबरें हैं। इसी आकाशीय बिजली और प्रकोप को देखते हुए कई जगह देखा जा रहा है कि बाढ़ के भी अलर्ट जारी किए गए हैं। खासतौर से हिमाचल में जो कांगड़ा एयरपोर्ट है उसको भी हाई अलर्ट पर रखा गया है और आकाशीय बिजली और बादल फटने के प्रकोप के कारण और बाढ़ के कारण उसको बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के भी कई इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बाढ़ की संभावना लगातार बनी हुई है। दूसरी सबसे बड़ी खबर जो कि महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र सरकार में सब कुछ ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। एंटीलिया केस तो आपको याद ही होगा। एंटीलिया केस के बाद अब एक नया प्रकरण सामने आ गया है। कांग्रेस नेता और प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले साहब का कहना है कि उद्धव ठाकरे और अजीत पवार उनके ऊपर निगरानी रख रहे हैं। आपने कुछ ऐसा किया होगा जो आपके ऊपर निगरानी रख रहे हैं, या अन्यथा ही निगरानी रख रहे हैं। इसके अलावा अजीत पवार, शरद पवार से भी पूछा जाता है कि नाना पटोले का ये बयान है, तो उनका कहना है कि हम छोटे लोगों के मुंह नहीं लगते, या हम उनकी क्या बात करें, वो काफ़ी छोटे हैं हमसे। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की जो सरकार है महाराष्ट्र में लगातार चल रही है, ये एक धर्रे पे आते हुए नहीं दिख रहे हैं। तीनों पार्टियां जो हैं गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। भगवान ही मालिक है कि महाराष्ट्र में कब तक इनकी सरकार चलेगी, या फिर कोई नया उठापटक महाराष्ट्र को फिर से देखना पड़ेगा, क्योंकि लगातार मंत्रियों के बयान आते रहते हैं, चाहे वो शिवसेना के हों, कांग्रेस के हों या एनसीपी के हों। तीसरी बड़ी सुर्खी है वो है खेल जगत के लिए। क्रिकेट से नहीं, क्योंकि भारत में सबसे बड़ा खेल जो है वो क्रिकेट ही है। तो इस बार टीम इंडिया नहीं, ये फुटबॉल की टीम इटली की तरफ से है। यूरो कप का फाइनल था। यूरो कप के फाइनल में इटली ने इंग्लैंड को हराकर यूरो कप के फाइनल को जीत लिया है। 52 साल बाद इटली यूरो कप के फाइनल में प्रवेश की थी, लेकिन 50 साल का सपना इंग्लैंड का भी टूटा है। मेन टाइम में इंग्लैंड और इटली की टीम बराबर पर थी। एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, एक्स्ट्रा टाइम में भी दोनों टीमें कोई गोल ना कर सकीं। उसके बाद पेनाल्टी शूट आउट हुआ। पेनाल्टी शूट आउट में इटली ने 3 और इंग्लैंड ने मात्र 2 ही गोल कर पाए। इन 2 गोलों के बाद इंग्लैंड का सपना चूर चूर हुआ और उन 3 गोलों के साथ इटली यूरो कप की बादशाह बन गई। इसके साथ ही इटली ने अगले साल होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के लिए भी अपनी ताल ठोक दी है। इन सुर्खियों के बाद सबसे बड़ा विषय आज का है चर्चा उस मुद्दे पर जिसने 2 से 3 दिनों से सबसे ज़्यादा खबर पूरे उत्तर प्रदेश में बना रखी है। उत्तर प्रदेश में एक खबर घूम रही है, जनसंख्या कानून, जनसंख्या एक्ट, जिसके पीछे लोग बोल रहे हैं उसकी जो खबर है, खबर के पीछे का सच क्या है, वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जनसंख्या कानून जो है वो जनसंख्या को हटाने का कानून नहीं है। सबसे पहली बात, लोग बोल रहे हैं जनसंख्या कम कर दी जाएगी। नहीं, जनसंख्या कम नहीं की जाएगी। जनसंख्या नियंत्रण कानून है। जो लोग 4 या 5 या 6 बच्चे पैदा कर रहे थे, अब उन चीज़ों पर रोक लग जाएगी। जनसंख्या नियंत्रण कानून के तहत 2 या 1 बच्चों के परिवार को प्रोत्साहित किया जाएगा। कई सारे उन्हें बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। बेनिफिट्स मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कि आखिर इस जनसंख्या नियंत्रण कानून के तहत है क्या। सबसे पहले तो इसमें है कि ऐसे पेरेंट्स जिनके 2 बच्चे हैं और वो सरकारी नौकरी में हैं, ऐसे पेरेंट्स जिनके 2 बच्चे हैं और वो सरकारी नौकरी में हैं, यदि वो अपनी इच्छा से नसबंदी कराते हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवास जैसी सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी। एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट उन्हें मिलेगा, पैसे बढ़ोतरी होगी, वेतन में बढ़ोतरी होगी, सरकारी आवास वगैरह दिए जाएंगे जो सरकारी नौकरी में पहले से हैं। एक संतान के द्वारा अगर एक संतान के जो अभिभावक हैं वो अगर नसबंदी कराते हैं तो उन्हें 20 साल तक मुफ्त इलाज, शिक्षा, बीमा शिक्षण संस्थान व सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। सरकारी नौकरी में जो अभिभावक हैं और जिनकी एक संतानें हैं और अगर वो अपनी इच्छा से नसबंदी कराते हैं
तो आने वाले 20 सालों तक उनकी संतान को फ्री शिक्षा, इलाज और जो उनकी शिक्षा का खर्च रहेगा, जो उनके दवाइयों का खर्च रहेगा, जो उनका खेल प्रबंधन रहेगा, वो सारी चीज़ें सरकार उठाएगी। ये तो है उनके लाभ। जनसंख्या नियंत्रण कानून 21 वर्ष के युवक और 18 वर्ष से अधिक उम्र की युवतियों पर लागू होगा। मतलब जो बालिग होने की उम्र है उसके बाद ही आप पर ये जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है वो लागू होगा। इसके अलावा इसके कुछ फैक्ट हैं, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वन चाइल्ड पॉलिसी स्वीकार करने वाले बीपीएल श्रेणी के जो माता पिता हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो श्रेणी के माता पिता हैं, उनको विशेष तौर पर प्रोत्साहित करने की जो है सरकार योजना बना रही है। उनको एजुकेट किया जाएगा, बताया जाएगा कि वन चाइल्ड पॉलिसी के क्या लाभ हैं और इससे आपको क्या लाभ मिलेंगे। लाभ सबसे पहले तो उनकी शिक्षा पर, स्वास्थ्य। बीपीएल श्रेणी के जो भी माता पिता हैं, जो भी अभिभावक हैं, उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। फ्री एजुकेशन से मतलब है उनका जो पहला बच्चा होता है या पहली संतान होती है, तो लड़का होने पर उसको 20 साल की उम्र तक फ्री एजुकेशन मिलेगी और लड़की होने पर उसकी उच्च शिक्षा तक उसको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही फ्री इलाज की भी बात इसमें कही गई है। ड्राफ्ट में कई सारी अन्य बातें भी हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि इस ड्राफ्ट के अंतर्गत कहा गया है कि अगर कोई भी इस ड्राफ्ट का उल्लंघन करता है, इस कानून का उल्लंघन करता है, तो वो पंचायत और निकाय चुनाव को नहीं लड़ सकता। मतलब अगर आप इस ड्राफ्ट का उल्लंघन करेंगे तो आगामी जो पंचायती चुनाव होंगे या निकाय चुनाव होंगे उसमें आपको आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा। मतलब आप उसमें खड़े नहीं हो सकते उस चुनाव में, उस चुनाव को लड़ने के आप योग्य नहीं होंगे। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि जो भी इस ड्राफ्ट का उल्लंघन करेगा, मतलब 2 या 2 से अधिक बच्चों वाले जो भी अभिभावक रहेंगे, उनको सरकारी नौकरी में आवेदन करने की छूट नहीं होगी। मतलब वो आगे जाकर किसी भी अगर अन्य सरकारी जॉब के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उनको आवेदन करने की छूट नहीं मिलेगी। ये इसके जनसंख्या नियंत्रण कानून के कुछ मुख्य पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब जनसंख्या नियंत्रण कानून बेसिकली एक चर्चा का विषय है। हम आपको बैठकर इस पर चर्चा करनी होगी और सुझावों को सरकार तक पहुंचाना होगा। जो आपकी राय हो वो हमारे जीमेल एड्रेस और वेबसाइट के थ्रू भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बीएचपी, विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं आलोक कुमार जी का कहना है कि हम इस जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन तो करते हैं, बट इसकी कई सारी ऐसे पॉइंट्स हैं, कई सारी ऐसी बातें हैं जिस पर हम उनसे सहमत नहीं हैं। बदलाव की मांग उन्होंने की है। जैसे कि सबसे पहला उनका है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून समाज के हर वर्ग पर लागू होना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण कानून या जो ड्राफ्ट है इसमें बोला गया है कि ज़्यादातर पॉइंट जो इसमें बोले गए हैं वो सरकारी नौकरी करने वाले या एक विशेष वर्ग को टारगेट करके बोले गए हैं। तो उनका कहना है कि हर विशेष वर्ग पर लागू होने चाहिए। दूसरा उनका कहना है कि इस कानून के तहत इस कानून के आने के बाद जनसंख्या या जनसांख्यिकी में जो है वो परिवर्तन होने चालू हो जाएंगे, जो समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो ये बीएचपी के सुझाव थे। कई अन्य सारे बुद्धिजीवी भी अपने सुझाव दे रहे हैं। आप भी सुझाव हम तक पहुंचाइए, सरकार तक पहुंचाइए, और जो भी आपके सुझाव रहेंगे हम कोशिश करेंगे अपने चैनल के माध्यम से, आप वीडियो रिकॉर्ड करके भी अपना भेज सकते हैं, अपने चैनल के माध्यम से हम उनको आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा एक बड़ी खबर है, कोरोना के काल में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा प्रारंभ हुई है। तो भगवान जगन्नाथ को नमन करते हुए मैं अपने बात को यहीं समाप्त करता हूं। आप जुड़े रहिए द ग्राउंड से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए द ग्राउंड को। नमस्कार।